हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गोल्स। आज हम यहाँ चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। ये क्लास 8 का चैप्टर है। हम इस चैप्टर को एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने किसी बॉल को लुढ़काया किसी सतह पे, तो वो धीरे 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 एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। वो क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। ऐसे ही हम कोई खराब गाड़ी को धक्का देते हैं तो वो भी थोड़ा आगे चलती है, फिर खुद से रुक जाती है। ये भी क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। या हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं कोई सी भी, तो हम उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक, उनका ब्रेक पैड एंड व्हील्स के बीच में जो फोर्स उत्पन्न होता है जिससे व्हील्स रुकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स को कैसे उसका डेफिनेशन हम देखते हैं। Friction force refers to the force which generated means वह पैदा होता है which generated by two surfaces that contacts and slides each other। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स कहलाता है जो किसके थ्रू जनरेट होता है? टू सरफेसेस के थ्रू जनरेट होता है, जो या तो कांटेक्ट में आएंगे या फिर स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान के चलो मैं इस हाथ पे ये चला रही हूँ, ठीक है, दूसरा हाथ इस पे मैं मूव करा रही हूँ, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओके। अब फ्रिक्शन फोर्स को और आगे कैसे समझते हैं? जैसे मान के चलो अगर मैं इधर से फ्रिक्शन फोर्स, इस पे फोर्स लगा रही हूँ, तो फ्रिक्शन किधर से लगेगा? लेफ्ट साइड से। अगर मैं किसी भी थिंग पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रही हूं, तो फ्रिक्शन किस साइड से होगा? राइट साइड से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या हुआ? इससे क्या निष्कर्ष निकला कि फ्रिक्शन अपोज करता है, विरोध करता है किसका? रिलेटिव मोशन का, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट लिए, उसके बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा वो एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये सतह है, मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो ये विरोध करेगा कि नहीं तुम इसको इधर मत लेके जाओ। तो वो जो आगे बढ़ रहा है फिर भी फोर्स के कारण, और उसके थ्रू विरोध अपोज जो उसने किया, वो कौन सा फोर्स हुआ? फ्रिक्शन फोर्स हुआ। ओके। तो दो चीज याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगी या स्लाइड करेंगी तो फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होगा, और वो क्या करेगा? अपोज करेगा किसको? रिलेटिव मोशन को। उसका जो भी वो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है वो उसको अपोज करेगा। ओके। वो उसका विरोध करेगा। ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं ये बॉक्स ले रही हूं, ये इधर जा रहा है, मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भेज रही हूँ। अब ये जा तो रहा है पर फिर भी इसमें एक फोर्स काम कर रहा है जो इसके अपोजिट साइड से काम कर रहा है, उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो हमने देखा कि हम किसी भी चीज को, किसी भी सतह पर, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सतह पर फोर्स करके मूव कराते हैं, तो उन दोनों का सरफेस क्या होता है? आपस में कांटेक्ट में आता है। तो सबसे पहले जो इनको फैक्टर अफेक्ट करेगा वो क्या बोलेगा?
नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, अगर कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, 100% स्मूथ तो कोई भी चीज नहीं होती है, उसमें हल्का फुल्का खुरदुरापन होता है। कोई भी सरफेस स्मूथ हो, अगर मैं उस पर किसी भी चीज को पुश करूं, ऑब्जेक्ट को पुश करूं, तो वो इजीली पुश हो जाएगी। अगर वही चीज खुरदरी हो, सरफेस अगर खुरदरी हो और मैं उसको पुश कर रही हूँ किसी बॉक्स को, तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे हम बाजार जाते हैं, बाजार में रोड एकदम खाली है, नया नया डांबर डाल के नया नया रोड बना है, ठीक है, दिखता तो स्मूथ है कि उबड़ खाबड़ नहीं है, ओके, और हम वहां पे एक बॉक्स को खींचते हुए ला रहे हैं, उसमें कुछ आप लेके आए हो और उसको हम पुल करते हुए लेके आ रहे हैं, भाई घर लेके चलते, तो वो कितने इजीली फोर्स लगाना पड़ता है पर आसानी से आ जाता है। पर इसी की जगह पे अगर स्मूथ जगह को छोड़ के अगर कंकर पत्थर वाला अपन को रोड मिले, उबड़ खाबड़ रोड मिले, तो हमको कितना दिक्कत होता है उसी चीज को, उतने ही वजन वाली चीज को पुल करने में। तो जितना खुरदरा रास्ता होगा तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी चीज स्मूथ होगी तो उसका फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ओके। यहां पे इसका रीडिंग लिखा रहता है, यहां पे रीडिंग लिखा रहता है, यहां पे एक स्प्रिंग होती है, यहां से इसको पकड़ते हैं। यह स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, कोई भी चीज हो, एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पे रखी तो मैं उसको ऐसे खींच रही हूं, ओके। स्प्रिंग बैलेंस पे मैंने उसको बांधा, जैसे मैंने एक ब्रिक लिया, मानो ये एक ब्रिक है, ओके, मैंने इसको स्प्रिंग बैलेंस से बांधा और मैं इसको खींच रही हूँ और उसका रीडिंग नोट करना है। अब मैंने क्या करा, इसे ब्रिक को रैप कर दिया पॉलीथीन से, इससे रैप किया पॉलीथीन से, इसको स्मूथ बना दिया। फिर से वापस मैंने इसको खींचा स्प्रिंग बैलेंस से और फिर उसकी रीडिंग जो करी वो नोट करी। अब इसके चारों तरफ, अब थर्ड प्रयोग क्या किया मैंने, इसके चारों तरफ जूट का कपड़ा लपेट दिया। अब जूट का कपड़ा लपेटने के बाद फिर से स्प्रिंग बैलेंस से खींच रही हूँ, फिर से रीडिंग नोट कर रही हूँ। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब वो ब्रिक, जब हमने उसको पॉलीथीन में रैप किया, यहाँ पे ये रीडिंग्स होती है इनकी, यहाँ पे ये मीटर होता है, वो निशान बता देता है जहाँ पे होता है, और इसके अंदर की साइड स्प्रिंग होती है, ओके। तो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है जितना उस पर फोर्स लगता है और उसकी रीडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। तो जब हमने ब्रिक को पॉलीथीन से रैप किया तो हमने उसकी सरफेस को कैसा बनाया, स्मूथ बनाया। कैसा बनाया, स्मूथ बनाया। तो रीडिंग क्या आएगी, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और वहीं हम ब्रिक को या जूट के कपड़े में जब हमने उसको रैप किया और उसके बाद हमने रीडिंग नोट किया तो वो क्या आएगी, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रफ सतह है। अब रफ सतह क्या करता है, देखो अब क्या हुआ, जब हमने जूट का कपड़ा उस पर रैप किया तो क्या हुआ, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगा। क्यों लगा, क्योंकि उसमें वो खुरदरा था। खुरदरा मीन्स उसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा थी। अब हम कोई भी चीज ले लें, उसको कहने में तो हम स्मूथ कह रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम उसको ढंग से देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज मिली, चाहे वो इरेगुलरिटीज ज्यादा ना हो पर मिलेगी। अब यही हमने जूट का कपड़ा लिया तो ये इरेगुलरिटीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। खुरदरी सतह का इरेगुलरिटीज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है, कि फ्रिक्शन कैसे होता है। तो फ्रिक्शन कोज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आती है उनके बीच में जो खुरदरापन होता है, खुरदरापन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इरेगुलरिटीज। यहाँ ड्राइनेस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इरेगुलरिटीज होती है, उसके कारण से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। कोई भी कितनी भी स्मूथ चीज हो, वो हमें बाहर से स्मूथ दिख रही पर थोड़ा थोड़ा उसमें इरेगुलरिटी मिलेगा। अब इससे क्या होगा, इरेगुलरिटी से। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्ट 1। अब हम इस पे ऑब्जेक्ट 2 रखते हैं, अब उसकी भी इरेगुलरिटीज इसमें मिलेगी, ठीक है। अब वो क्या करा इसमें आपस में
एक दूसरे को लॉक कर लिया। क्या कर लिया? एक दूसरे को लॉक कर लिया। तो इसका पूरा आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन कोज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ओके, ये जब कांटेक्ट में ये आएगी तो ये एक दूसरे की इरेगुलरिटीज जब कांटेक्ट में आएगी तो एक दूसरे को क्या कर लेगी? ये लॉक कर लेगी। और लॉक करने से क्या हो जाएगा? उनमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी चीज स्मूथ होगी, इरेगुलरिटीज कम होगी, उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा। यहां तक आया समझ में? इसको हम एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे आप अपनी किसी भी सतह पर या टेबल पर 3-4 बुक्स रखिए और उसके ऊपर एक स्लाइड करती हुई कोई चीज रख दीजिए, ठीक है। अब वहां से अपने पेन को लुढ़काइए तो वो पेन कहाँ तक जाता है, उसका टाइम या डिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। ओके, डिस्टेंस नोट कर लीजिए। इसके बाद आप एक कपड़ा रखिए, फिर से उस पेन को लुढ़काइए, फिर उसका डिस्टेंस नोट कर लीजिए कि ये कहाँ तक गया है। फिर उस जगह को खुरदरा बना दीजिए सेंट्स वगैरह डाल के, ओके, रेत वगैरह डाल के। फिर उसके बाद उसका देखिए ये कहाँ तक जाता है। तो ये सब क्या होगा? चेंज होगा। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसने डिस्टेंस भी चेंज किया। अब फ्रिक्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसका अपन सरफेस चेंज कर रहे हैं। एक चीज, एक ऑब्जेक्ट का तो सरफेस वही है, जैसे हमने जो पेन लिया है उसका सरफेस वही है जिसको हम लुढ़का रहे हैं। पर बाकी जो हम टेबल पे एक कपड़ा रख दिया, सैंड बिछा दिया और एक बार स्मूथ ही ले लिया, तो हमने एक चीज का तो सरफेस चेंज किया। तो उससे क्या होगा? जो स्मूथ था उसमें वो ज्यादा दूर तक जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और जब वो रफ रहेगा तो उसमें क्या हो गया? इरेगुलरिटीज बढ़ गई और वह पेन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो कम दूर तक ही जाएगा। तो क्या हुआ? कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ सरफेस अफेक्ट करता है किसको? फ्रिक्शन को। उससे क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो इरेगुलरिटीज के कारण उत्पन्न होता है। अब जो भी सरफेस पे अगर ज्यादा इरेगुलरिटीज है, ओके, तो वो आपस में लॉक हो जाती है और लॉक होने के बाद क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ जाता है। या समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड, यू ऑल अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ये आपकी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, हम यहाँ पे इनको एक साथ ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टैटिक, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब वो एक अवस्था में है, स्टेट है, ठीक है, अभी वो चल फिर नहीं रहा है, एक अवस्था में वो खड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है। बोले तो रेस्ट पोजीशन में है। तो अब जब वो रेस्ट पोजीशन में है फिर भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। यस, जब भी कोई भी वस्तु अपने रेस्ट पोजीशन में किसी भी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो भी ये दोनों सरफेस आपस में एक फोर्स उत्पन्न करती है जिसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ये अभी कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। द फ्रिक्शन दैट exert between stationary objects and surfaces। अब ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो रुकी हुई अवस्था में जो ऑब्जेक्ट है, उनकी सरफेस के बीच में होगा। अब जैसे इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो ये कौन सी अवस्था में? रेस्ट पोजीशन में अपनी। फिर भी इन दोनों की सरफेस के बीच में जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन बोल रहे हैं। फोर्स को भी हटा के आप वर्ड यूज किए रेजिस्टेंस। इन दोनों वस्तु की सरफेस के बीच में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, उसी को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ये एक दूसरे का विरोध करेंगे इन दोनों की सरफेस। अब इनमें क्या होगा? इसमें भी इरेगुलरिटीज है, इसकी सरफेस में भी इरेगुलरिटीज है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। और इसके ऊपर मैं एक और भारी ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया? ये और ज्यादा लॉक हो जाएगी, ठीक है। जैसे
आपकी मम्मी किसी बॉक्स को सरकाना चाहती है, पुश करना चाहती है, पर इरेगुलरिटीज होने की वजह से वो पुश नहीं हो रहा है। ओके, वो एक दूसरे में फंस रहा है, उसका बॉक्स और सरफेस, जमीन का सरफेस। इतने में आप कहीं घूम फिर के आते हो, मम्मी से बात करने के लिए उस बॉक्स पे बैठ जाते हो, तो वो इरेगुलरिटीज ने क्या किया, वो और अंदर से धंस गई। जो मैंने आपको बताया था ऐसे था, ठीक है, एक सरफेस का। अब ऊपर से जो सेकंड सरफेस है उसका ऐसे आया, ठीक है। पर अगर जब आप इसमें बैठ जाते हैं तो वो क्या हुआ, पूरा से इसके अंदर से चला गया, तो लॉक क्या हो गया, और ज्यादा मजबूत हो गया इरेगुलरिटीज का। तो इस इरेगुलरिटीज को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। उसके लिए हमें क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आया समझ में कि जो भी, अगर कोई भी चीज अपनी रेस्ट पोजीशन में है, हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उस पर इतना फोर्स लगा है कि उसका जो ये रेजिस्टेंस है ये ओवरकम हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से एक्सर्ट होता है, या हम इसको एक और डेफिनेशन से समझ सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो रिक्वायर्ड होता है ओवरकम करने के लिए। किस चीज को ओवरकम करने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो इन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में आया है, जिसके कारण वो मूव कर पाए, अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ के वो मूव कर पाए, उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को अपन ने ओवरकम कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो मूव करेगी। तो जो ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो भी फोर्स काम में आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब आगे सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होगा वो किसके बीच में होगा, ये वर्ड याद रखना फ्रिक्शन में, ये स्लाइड करती हुई चीजों के बीच में होगा जो ऑलरेडी मूव कर रही है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ऑलरेडी मूव कर रहा है ये बॉक्स, ठीक है। मैं इसको मूव कराने के लिए कि ये और मूव करता रहे, ये रुके नहीं, तो इसको और पुश कर रही हूं। तो जो भी ये रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट का, वो क्या हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ। फिर से समझते हैं। ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, ओके। अब ये मूव कर रहा है, पर ये किसी पोजीशन पे आके रुक जाएगा अगर हम इसको फोर्स देना छोड़ दे। तो ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है इसलिए मैं इसको मूव करा रही हूँ। पर मैं बाहर से अगर इसको फोर्स दे रही हूँ, ऑलरेडी मूव कर रहा है, और उसके बाद मैं इसको फोर्स दे रही हूँ कि ये लगातार चलता रहे, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएटेड by any object that slides each other, ठीक है। जो एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं उसके दौरान जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा कि वो उसी स्पीड में चलती रहे, उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज, गाड़ी चल रही है, ठीक है, पर वो धीरे धीरे चल रही है, कोई एक जना उसको धक्का दे रहा है, ओके, और हमें उसको धक्का लगाता ही रहना है। वो थक गया है तो हमने भी आके क्या किया, उस पर थोड़ा धक्का लगाया कि वो उस स्पीड में चलती रहे, कि जब हम उसको थोड़ी देर के लिए खराब हो गई कि हम की से स्टार्ट करें तो फट से स्टार्ट हो जाए, तो क्या हुआ, उसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। और एक कार एक जगह खड़ी है, वो उसका क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, एक जगह खड़ी है और हम उसको पुश कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि वो चल दे, तो ये क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कि कार को ऑलरेडी धीरे धीरे कोई धक्का दे रहा है और हम भी उसका हेल्प कराने के लिए आ जाते हैं, हम भी धक्का दे देते हैं, तो हमें कम धक्का देना पड़ेगा, किससे, जब वो खड़ी थी उससे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्या हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ।
इसी के साथ तीसरे फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं। अपन देख रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। आपको दिख रहा होगा कि खुद से ही चल रहा है बॉक्स। पहले तो मुझे पुश करना पड़ रहा था, पर अब क्या कर रहा है, ये खुद से ही मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि मैंने इसके नीचे पहिए के रूप में पैर लगा दिए हैं। ओके, पर ये भारी चीज है, ये तो बॉक्स बहुत हल्का है इसलिए खुद से मूव कर रहा है। अगर ये भारी होता तो मैं बहुत कम फोर्स लगाती तो भी ये क्या करता, मूवमेंट शो करता। ठीक है, बहुत कम फोर्स में भी क्या कर रहा है, ये मूवमेंट शो कर रहा है। ओके, तो हमारा क्या हुआ, थर्ड हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अनदर बॉडी। ठीक है, और जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, द रेजिस्टेंस टू इट्स सरफेस, सॉरी टू इट्स मोशन, इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई भी एक सरफेस पे दूसरी सरफेस रोल करती है, ठीक है, मान के चलो ये रोल कर रहा है। ओके, एक सरफेस पे दूसरी सरफेस को ये रोल कर रहा है, तो जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा इन दोनों के सरफेसेस के बीच में और उसकी मोशन के थ्रू, मोशन भी होता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि ये एक दूसरे के ऊपर रोल करे। अब ये ऐसा क्यों होता है कि इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सॉरी फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये तो इतना सा ही है। अभी अगर ये बॉक्स को मैं पुश कर रही हूँ तो ये तो पूरा सरफेस इसको टच हो रहा है। मैंने इसकी जगह इस पे व्हील लगा दिया है, तो ये रोल करने के लिए इसकी सरफेस क्या है, टच होने के लिए कम है, तो इंटरलॉकिंग की सरफेस भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, सॉरी ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस। ओके, ये कौन सा है, क्योंकि रोल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, क्योंकि सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। तो वो इसलिए कम होता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको मूव कराने के लिए जो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टेशनरी चीज का से वो एक्सर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा होगा। अब स्लाइडिंग में क्या है, वो ऑलरेडी मूव कर रही है और उसके बाद हम जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उससे जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है वो स्लाइडिंग है। तो मूव करती हुई चीज पे तो ऑलरेडी कम ही लगेगा ना फोर्स, अपना जो स्टेशनरी है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब वो कम फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि उसको इंटरलॉक होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो चल रही है तो चलती जा रही है, अगर वो स्टेशनरी है तो वो लॉक हो गई, इंटरलॉक होगी, इरेगुलरिटीज उसकी। अगर वो मूव कर रही है तो क्या हुआ, जब वो मूव कर रही है तो इरेगुलरिटीज को फिक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो बस चलती जा रही है चलती जा रही है वैसा। अब रोलिंग में क्या हो गया कि व्हील्स लगा दिए गए हैं, व्हील्स लगा दिए तो उनका सरफेस और भी कम हो गया, सरफेस क्या हो गया, कम हो गया, तो उनकी इरेगुलरिटीज आपस में कांटेक्ट क्या करेगी, कम करेगी। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग होगा सबसे कम, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। इसलिए भारी चीजों को सरकाने के लिए हमेशा, जैसे आपने देखा है कि सूटकेस वगैरह के नीचे व्हील्स लगा दिया जाता है कि वो कितना भी भारी है उसको हम थोड़ा इजीली सरका लेते हैं। और वो बाई चांस व्हील्स खराब हो गए, आप सूटकेस लेके गए हो कहीं, ओके, अब वो व्हील्स खराब हो जाते हैं तो आपको सरकाने में कितना मुश्किल होता है, राइट। तो इसका फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, स्लाइडिंग का कम होगा, रोलिंग का फ्रिक्शन सबसे कम होगा। तो अब आगे नेक्स्ट फ्रिक्शन की ओर चलते हैं। अब है अपना फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्लूइड क्या होता है।
फ्लूइड को हमने 2 कैटेगरी में रखा है, लिक्विड एंड गैस। अब हमारा नेक्स्ट फ्रिक्शन है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को जानने के पहले हम देख लेते हैं फ्लूइड में हमने कौन किस किस कैटेगरी में को हमने फ्लूइड में रखा है। एक तो हमने रखा है लिक्विड को, एक रखा है गैस को। गैस को भी हमने फ्लूइड में रखा है और लिक्विड को भी हमने फ्लूइड में रखा है। तो इन दोनों के द्वारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। गैस एंड लिक्विड के द्वारा जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं और इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अब ये क्या होता है ना, किन्हीं किन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्पीड पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। शेप, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड नहीं आएगा इसलिए लिख दे रही हूं, एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान के चलो जितनी स्पीड किसी भी चीज का कब होगा, जब हम उसका स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, तो फ्लूइड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा स्पीड होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। ओके, अब शेप, अब उसका शेप ऐसा है, अगर उसका स्पीड, अगर हम मान के चलो किसी भी उसमें जा रहे हैं, तेज हवा है या हम जा रहे हैं, तो उनका हम शेप कैसे बना दिया, वी आकार का शेप बना दिया। ठीक है, नहीं तो उसका शेप कैसा है, आगे से ऐसा होता है। कोई भी पक्षी है उसका शेप भी आगे से ऐसा ही होता है, लमसम। शिप है, शिप भी आगे से ऐसे तिकोना ही होता है। अगर हम उसका शेप ऐसे कर दे, आगे से चौड़ा कर दे, तो क्या वो मूव कर पाएगा अच्छे से, नहीं कर पाएगा। उसका फ्रिक्शन पता नहीं मूव करेगा नहीं करेगा, पर फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद अगर एरोप्लेन हो तो शायद ऊपर भी ना उड़ पाए, शिप हो तो वो शायद पानी में ना चल पाए अगर उसका शेप ऐसा ना हो। तो इनका भी अलग अलग से इन्वेंशन हुआ है। तो वो कैसे किया है, क्योंकि अब हमारी नेचर ने बताया है कि मछली है, मछली का शेप भी ऐसे होता है, आगे से नुकीला होता है ताकि वो पानी की धाराओं को काट के आगे बढ़ सके। तो शेप भी क्या हुआ, डिपेंड किया, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड किया, शेप पर डिपेंड किया, स्पीड पर डिपेंड किया। अब नेचर कैसा है लिक्विड का, उस पे भी फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा। अगर नेचर चेंज होता है, जैसे किसी लिक्विड का नेचर है जो बहुत कंसंट्रेट है तो उसका फ्रिक्शन अलग होगा, और किसी भी लिक्विड का जो नेचर है वो थोड़ा मतलब साफ है, पतला है, तो उसका फ्रिक्शन अलग होगा। तो हमने देखा, हमने 4 तरीके के फ्रिक्शन देख लिए। 3 फ्रिक्शन में तो हमने कंपैरिजन भी कर लिया और हो सकता है वो आपके एग्जाम में भी आए, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। और चौथा जो है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड को हमने क्या किया, लिक्विड एंड गैस 2 कैटेगरी में डाल दिया। अब इन दोनों से जो भी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे रॉकेट हवा में जा रहा है, ठीक है, तो हवा ही तो उसके ऊपर क्या कर रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। ऊपर जा रहा है रॉकेट तो फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर अपोजिट दिशा में। हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि जो भी फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। लेफ्ट से फोर्स आ रहा है तो वो राइट से लगेगा, राइट से फोर्स आ रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा। तो रॉकेट ऊपर जा रहा है तो एयर ने क्या किया, फ्रिक्शन दिया। हवाई जहाज पानी में चल रहा है तो पानी और एयर क्या कर रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है अपोजिट दिशा में। तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी एविल है। नेसेसरी का तो मतलब आप जान ही रहे कि हमारे लिए जरूरी है। अब इसको एविल क्यों बोल दिया भाई, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम नेसेसरी क्यों है ये देखते हैं।
जैसे हमने किसी भी गाड़ी को स्टार्ट किया तो हम देखते हैं, हम अब उस पर अलग से फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। हम बॉल को एक सतह पे फेंक दिए हैं तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो वो लगातार चलती ही रहेगी। हमने किसी बॉल को फेंक दिया जमीन पे, पता नहीं वो कितनी दूर तक पहुंच के अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का गांव और भी पहुंच जाए, ठीक है, अंटार्कटिका कहीं पे भी पहुंच जाएगी, ऐसा ही होगा। पर ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन काम करता है इसलिए वो रुक जाती है। तो सबसे पहले किसमें जरूरी है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज करने में भी फ्रिक्शन जरूरी होता है, उसको रोकने में भी फ्रिक्शन जरूरी होता है। हम जो ये किसी भी चीज को पकड़ के रख रहे हैं, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है, मेरे हाथ में या इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा तो ये तो गिर जाएगा नीचे, मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगी। मैं जो लिख रही हूँ, राइटिंग करने में भी फ्रिक्शन का काम लग रहा है। मैं चल रही हूँ तो उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि जब बच्चे गुंडों से लड़ते तो तेल डाल देते जमीन पे, उससे वो फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल से क्या हो गया, फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो गया, खत्म हो जाता है और उस पे हम चल नहीं पाते। अगर फ्रिक्शन सही रहेगा तो हमारे लायक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज्यादा है इसलिए हम जमीन पर चल पा रहे हैं। ओके, इसे ठुका है, कील भी फ्रिक्शन से ही ठुकता है क्योंकि उसके अपोजिट दिशा में भी वापस से फोर्स आता है। कभी भी कोई भी कील ठोक के देखना, अपोजिट दिशा में क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो वो कील क्यों ठोका? फ्रिक्शन की वजह से अपन ने हम कील को ठोक पाए हैं। तो इसी तरीके से फ्रिक्शन ऑटोमोबाइल्स में काम होता है। ऑटोमोबाइल्स मीन्स गाड़ियों में, चलने में, फिरने में, लिखने में, सब काम में फ्रिक्शन काम देता है। हम कुछ भी गेम खेले उसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब इसको एविल क्यों बोलते हैं? ये तो हमारे लिए इतना जरूरी है। यस, हम मिक्सी चलाया उसमें भी फ्रिक्शन हो रहा है, हमने माचिस चलाया उसमें भी फ्रिक्शन हो रहा है। जब ये इतना जरूरी है तो उसको एविल क्यों बोला? क्योंकि इसी जो जरूरी है, कभी कभी ये जरूरी क्या बोलता है, फ्रिक्शन से हीट उत्पन्न होता है। अब हीट हुआ, ये फ्रिक्शन कर रहे हैं, रगड़ खा रहा है, रगड़ रहे हैं अपन तो हीट उत्पन्न हो रहा है। ये हमारे हाथ है इसलिए इसमें आग पैदा नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी जगह अगर मशीन्स हो या कुछ और चीज हो जिनमें फ्रिक्शन हो और फ्रिक्शन से वो बहुत गर्म हो जाती है, जैसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर को देखा होगा, हम उसको बहुत देर तक चलाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही वो चल पाता है। अब चलते चलते बहुत देर तक चला रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाता है और कभी कभी फट जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से दुष्ट हो गया ना, भाई फ्रिक्शन के कारण ही तो वो फटा है। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। हीट पैदा होने से क्या होता है, जैसे ही हीट पैदा हुआ वो जो भी वोल्टेज होगा वो उसका यूज ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में ले लो, अब मिक्सी में ही लेते हैं अपन, मिक्सी का एग्जांपल लेते हैं तो अपन मिक्सी में ही लेते हैं कि मिक्सी गर्म हो जाती है तो ज्यादा वोल्टेज उठाएगी। कोई कोई मिक्सी होती है ना अंदर से खराब हो गई है, वो अच्छे से फ्रिक्शन उसका ज्यादा लग रहा है तो वो फटाक से गर्म हो जाती है, तो वो क्या करेगी, वोल्टेज का यूज भी ज्यादा करेगी। कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से आग भी पकड़ लेती है, मशीनें खराब हो जाती है। जब अपन माचिस जला रहे हैं, हम अगर यही माचिस दिया बत्ती के लिए जलाए भगवान के आगे तो ये नेसेसरी है, और यही माचिस किसी का घर जलाने के लिए जलाए तो ये फ्रिक्शन तो दुष्ट हो गया, क्योंकि जल तो माचिस ही रही है, फ्रिक्शन से हो रहा है, इसीलिए ही इसको एक नेसेसरी एविल कहा है। आई होप यू ऑल गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। तब हमारा ये नया टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, तो इसके पहले जस्ट अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी भी है और एक एविल भी है, हमारे लिए नेसेसरी भी है और एविल भी है। एविल मतलब फो, हमारा दुश्मन भी है। तो नेसेसरी क्यों है, चलने फिरने, कोई भी चीज पकड़ने, बिल्डिंग बनाने, गाड़ियों में कील ठोकने में, गिठान लगाने में, सब में फ्रिक्शन काम आता है। पर ये हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमने देखा ये हमारा दुश्मन इसलिए क्योंकि इससे हीट पैदा होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है। क्योंकि जब हीट पैदा होता है, मशीन जब फ्रिक्शन से क्या होता है ना, मशीन चलती है, ओके, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें वो एक टाइम पे फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि एनर्जी वेस्ट होने लगता है। जो हमारी चप्पल वगैरह घिस जाती है ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है, टायर वगैरह घिस जाते हैं ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। तो हमें नुकसान भी है फ्रिक्शन से, इस तरीके से वो एक एविल भी है। अब ये नेसेसरी है, जहां पे हम फ्रिक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और जहां पे वो हमारे लिए खतरनाक है, हमारा दुश्मन है, हमारा फो है, वहां पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा,
हमारी कोई चीज खराब नहीं होगी। ओके, और जहाँ जरूरत है वहां पे हम आपने देखा होगा कि जब हम कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं। वो क्यों लगाते हैं? मिट्टी से ग्रिप आ जाता है। मिट्टी क्या करती है? फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। ओके, अब वो कैसे बढ़ाती है? क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ थोड़ा स्मूथ है, पर मिट्टी लगती है वो कैसे हो जाते हैं, उनमें इरेगुलरिटीज बढ़ जाती है, जिसके कारण से ग्रिप बढ़ जाएगा। तो मिट्टी से क्या किया हमने? फ्रिक्शन को इंक्रीज किया। ओके, इसी तरीके से ब्रेक पैड होते हैं गाड़ी में, ब्रेक शू बोल दो, ब्रेक पैड बोल दो। कैसे तो गाड़ी स्मूथली चलती, तो ब्रेक पैड और व्हील दोनों में गैप होता है, पर जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं वो ब्रेक पैड व्हील को टकरा जाते हैं और क्या होता है? उससे फ्रिक्शन उसका बढ़ जाता है और व्हील रुक जाता है। ब्रेक पैड में काम, क्ले या सैंड को काम में लिया हमने इंक्रीज करने के लिए। फ्रिक्शन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ब्रेक पैड्स को काम में लिया फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह कभी आपने देखा हो कि हमारे शूज में ग्रूव्स होती है। वो ग्रूव्स की होती है, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। शूज में ग्रूव्स होती है, टायर्स में ग्रूव्स होती है, वो क्या करती है? फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। फ्रिक्शन को बढ़ा देंगी तभी तो हम अच्छे से चल पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सी चप्पल में ऐसे लाइनिंगदार ग्रूव होती है, बिल्कुल पतली पतली सी, है ना। अब वो चलते चलते फ्रिक्शन की वजह से वो चप्पल घिस गई, मान के चलो, अब वो एकदम फ्लेट हो जाती है। बहुत बार होता है कि हम जिस चप्पल को बहुत ज्यादा पहन ले और उसमें इतना ग्रूव नहीं हो तो वो घिस जाती है। उसमें क्या होता है? उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब चप्पल घिस गई तो उसका फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए हम बार बार फिसलने लगते हैं। तो उसमें क्या बनाते? ग्रूव बनाते। ग्रूव से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऐसे टायर्स में ग्रूव बनाते हैं, उससे भी क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? अब जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत कम है, कभी कभी दरवाजे क्या होता है ना, टाइट हो जाते हैं या आवाज करने लग जाते हैं, तो दरवाजे इसके जो डोर के जो हिंजेस होते हैं, दरवाजे का जो हिंजेस होता है उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं जिससे वो स्मूथली वर्क करता है। तो वो ऑयल ने क्या किया? जैसे हमने हिंजेस में डाला तो दरवाजे ने स्मूथली वर्क करना शुरू कर दिया। तो ऑयल ने क्या किया? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से हम मशीन वगैरह में भी ऑयल भी डालते हैं और ग्रीस भी डालते हैं। अब ये ग्रीस क्या करेगा? चिकना होता है। अब ये चिकने पदार्थ क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जैसे मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसको स्मूथली चलाने के लिए हम उसमें ग्रीस डाल देते हैं। तो जो ये सब्सटेंस होते हैं जो मशीन्स को स्मूथली काम कराने में हमारी हेल्प करते हैं, तो ये लुब्रिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये लुब्रिकेंट क्या करता है ना, जैसे ये इरेगुलरिटीज है किसी भी सतह का। ओके, अब हमने इसके बीच में लुब्रिकेंट डाल दिया और ये दूसरी सतह की इरेगुलरिटीज है। तो जैसे ही हमने लुब्रिकेंट डाला, जो ऑयल या ग्रीस कुछ भी हो सकता है, तो ये एडजस्ट कर देता है, उनके बीच में स्मूथनेस ले आता है। स्मूथनेस ले आने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो स्मूथली काम करता है। जैसे हम जो मशीन चलाते हैं, घर में सिलाई मशीन होगी, हम मशीन चलाते हैं तो बोलते हैं इसमें रेगुलर ऑयल डालते रहे, इसको बंद ना रखें, रेगुलर ऑयल डालते रहे। उससे क्या होता है? उसमें स्मूथली वो काम करता रहता है। ओके, अब जहां पे लुब्रिकेंट काम नहीं देता है, ऑयल ग्रीस काम नहीं देता है, वहां के लिए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एयर क्वेश्चन होता है, तरह तरह के क्वेश्चन अलग अलग चीजों में काम में लिए जाते हैं। तो एयर क्वेश्चन भी क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आपने सुना है बॉल बियरिंग, ये भी बॉल होती है, इसके बीच में ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है, अब ये स्मूथ होती है। ठीक है, बॉल बियरिंग क्या करती है? साइकिल्स में मिलता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में मिलता है। तो बॉल बियरिंग क्या करती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। वैसे ही हमने रोलिंग उसमें पढ़ा था फ्रिक्शन में कि व्हील्स क्यों लगाते हैं। किसी भी चीज में अगर हम व्हील्स लगा दे, वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। व्हील्स जहां आएगा वहां कम फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा पर कम होगा।
इसी तरीके से हमने फ्लूइड फ्रिक्शन में भी देखा, ठीक है, कि शिप एंड इसका एरोप्लेन, ओके, इनका जो शेप होता है वो स्पेशल क्यों किया जाता है, वी शेप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए उनका यूज में होता है। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय।